गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ही ज़्यादा अलग है और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे तो मैं ऐसी स्टोरियाँ अपने दूसरे चैनल जो मेरा रवि तिवारी ब्लॉग के नाम से चैनल है, मैं उस पे बात करता हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि आप सबके साथ ये बहुत ही एक ऐसी कहानी है जो कि शेयर करना चाहिए और इसी से मैं आप लोगों के साथ आज अपने इस चैनल पे इस स्टोरी को और इस एक कह सकते हैं कि इससे बहुत कुछ सीख मिलती है इस कहानी से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से सुने और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसा लगता है। और ऐसी कई ऐसे वीडियोज, कई अलग चीज़ों के लिए आप मेरे दूसरे चैनल रवि तिवारी ब्लॉग पे देख सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल पे आपको बहुत अलग कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मैं बता दूं कि ये कहानी है पीयूष तिवारी की। पीयूष तिवारी इन्होंने अमेरिका में नौकरी करते थे और ये अमेरिका में इन्होंने नौकरी छोड़ दिया। और ये इसलिए छोड़े क्योंकि इनके भाई की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी भारत में, और इन्होंने सब कुछ छोड़ करके भारत में कुछ ऐसा काम स्टार्ट किया जिससे कि उन्हें ये संदेश देने की उन्होंने कोशिश की, और इसमें जो उनसे हो सकता था वो उन्होंने कोशिश किया ताकि उनकी भाई की तरह किसी और भी व्यक्ति की सड़क हादसे में, दुर्घटना में जान न चले जाए। मैं विस्तार से आपको बताता हूँ आज इसके बारे में कि पीयूष तिवारी की कहानी है कि इनका ये कहना है कि जब मैं लॉस एंजलिस की एक प्राइवेट इक्विटी फंड कंपनी में इंडिया का एमडी था, इंडिया के हेड थे, उस दिन ये गुड़गांव स्थित अपने ऑफिस से अपने घर जा रहे थे, गुड़गांव से नोएडा के लिए। गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे और जब धौला कुआं के पास पहुँचे तो रास्ते में पापा का फ़ोन आया कि मेरे भाई यानी कि उनका मेरे भाई का कानपुर में एक्सीडेंट हो गया है और वो काफ़ी सीरियस है। मैंने पापा से कहा कि मैं घर पहुंच रहा हूं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। हालांकि सीरियस शब्द सुन करके मैं डर गया था, फिर भी मन में लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। 10 मिनट के बाद पापा ने फिर फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अपनी माँ से मत बताना, तुम्हारे भाई की मौत हो गई है। मैं शून्य हो गया, मुझसे गाड़ी नहीं चल रही थी। 16 साल पहले रोड एक्सीडेंट में ही मेरे मामा की भी डेथ हो गई थी। उस वक्त मेरा भाई सिर्फ 6 महीने का था। तब से ही मामी डिप्रेशन में चली गई थी और अब पति के बाद उनका बेटा भी चला गया। इससे बड़ा सदमा उनके लिए और क्या हो सकता है। और मेरे मन में यही सब ख्याल आ रहे थे, यही सब विचार आ रहे थे। मैंने गाड़ी धौला कुआं के साइड में खड़ी कर दी और ऑटो करके घर गया। घर जाने के बाद हम कानपुर जाने की तैयारी करने लगे। हमें ट्रेन रिजर्वेशन नहीं मिला तो ऐसे ही गेट के पास बैठ करके दिल्ली से कानपुर के लिए रवाना हो गए। कानपुर पहुंचने पर सुबह उसका क्रिमिनेशन हुआ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। क्रिमिनेशन के बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां यह हादसा हुआ था। कानपुर बाईपास पर एक्सीडेंट हुआ था और हाईवे की तरफ एक बाईपास रोड था। वहाँ कुछ ठेले वाले थे, छोटे मोटे खाने के स्टॉल लगे हुए थे, छोटी मोटी दुकानें थी। मैंने उन लोगों से पूछा, क्या कल यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ था? ठेले वाले ने बताया कि कल एक टेम्पो वाले ने एक बाइक वाले लड़के को टक्कर मार दी थी। लड़का गिर गया, उसे हल्की चोटें आई थी। टेम्पो वाला कुछ देर के लिए रुका भी, लेकिन जब लोग इकट्ठा होने लगे और टेम्पो वाले को ये फील हो गया कि लोग इकट्ठा होकर उसे मारेंगे, उसे पीटेंगे, तो इस डर से वो अपने टेम्पो को काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट किया और दोबारा उस लड़के के ऊपर चढ़ाते हुए भाग गया। इससे दोबारा जो भागा, इससे उस लड़के के सर में गहरी चोट लग गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने आप को घसीटकर एक पेड़ के पास ले गया और पीठ टिकाकर बैठ गया। लोगों से मदद मांगनी शुरू की। कई लोगों ने मदद भी की, उसके चेहरे पर पानी फेंका, उसे पानी पिलाया। वो बार बार बेहोश हो रहा था, लेकिन उसे कोई भी अस्पताल लेकर के नहीं गया। किसी ने पुलिस को भी न बुलाया, न एम्बुलेंस को बुलाया। करीब 45 मिनट तक वो लड़का ज़िंदगी और मौत से लड़ता रहा। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके पहले ही उसने दम
तोड़ दिया था। मेरे लिए वो मेरा भाई नहीं बल्कि मेरे बच्चे जैसा था। मेरे यहाँ ही पला बढ़ा था। मैं उसका एक मेंटर था। वह आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था। इतना कुछ होने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है। मेरे अंदर कई सवाल उथल पुथल मचा रहे थे। मेरे अंदर गुस्सा था कि हम उसे क्यों नहीं बचा पाए। पुलिस अगर समय पे आ जाती, एम्बुलेंस समय पे आ जाती तो वो आज हमारे बीच होता। कई रातें मैं सो नहीं पाया। उधर मेरी माँ, नानी, मामी सबका रो रो कर बुरा हाल था। मामी के लिए तो समझो कि दुनिया ही ख़त्म हो गई। काफ़ी वक्त बीतने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोचता रहता था और अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने बॉस से कहा मुझे लंबी छुट्टी चाहिए। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर हादसों के वक्त लोगों को मदद क्यों नहीं मिलती है, वक्त पर उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया जाता है। मुझे हैदराबाद के इमरजेंसी मेडिकल केयर के लीडिंग अथॉरिटी डॉक्टर महेश जोशी के बारे में पता चला। मैं हैदराबाद जाकर के उनसे मिला और मन में जो सवाल थे वो उनसे पूछे। डॉक्टर महेश जोशी ने मुझे समझाया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट के बाद आसपास खड़े लोग सबसे पहले मदद करने वालों में से होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं करते हैं। लोग डरते हैं, इसलिए डरते हैं क्योंकि पुलिस केस बन जाता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। डॉक्टर जोशी ने मुझे साउथ और मुंबई के भी कुछ डॉक्टरों से कनेक्ट किया। ऐसे परिवारों से भी मिला जिन्होंने रोड एक्सीडेंट में इसी तरह से अपने परिजनों को खोया था। इसके बाद मैं कई जगहों पर गया, एक्सपर्ट से मिला। फिर मैंने मन में ठान लिया कि ऐसा कुछ करूंगा जिससे कि लोगों को इस तरीके से अपनी जान गंवानी ना पड़े। उसी साल देश में एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था सड़क हादसों में 50% लोगों की मौत उस वक्त उन्हें वक्त पर मदद नहीं मिलने के कारण होती है। इसके बाद मैंने तय किया कि सेव लाइफ फाउंडेशन बनाएंगे जिसमें सड़क सुरक्षा पर काम करेंगे और फरवरी 2008 में मैंने इसका बाकायदा गठन भी कर दिया था। हालांकि यह काम इतना आसान नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, परिवार में सबसे बड़ा था। ऐसे बैकग्राउंड में किसी मल्टीनेशनल कंपनी का एमडी बनना परिवार के लिए बड़ी बात थी। बहुत सारी उम्मीदें भी थी। पापा एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर थे, माँ हाउसवाइफ थी, मेरे पास लिमिटेड पैसे थे। ऐसे में नौकरी छोड़ना आसान नहीं था क्योंकि मैं यह भी जानता था कि मुझे इस काम के लिए कोई पैसे नहीं देगा। इसलिए 2.5 साल तक मैंने नौकरी करते हुए सेव लाइफ फाउंडेशन के लिए काम किया। जो कुछ पैसे लगे मैंने अपनी तरफ से खर्च किया। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर इस काम को मुकाम तक ले जाना है तो मुझे फुल टाइम काम करना पड़ेगा। तब माँ ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपने दिल की मानोगे तो खुश रहोगे। अगर तुम्हें लगता है कि सेव लाइफ फाउंडेशन से तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम इसे करो, हमारी चिंता ना करो। इस बात से मुझे बहुत ही मजबूती मिली। मैंने 1.5 साल खुद के लिए कोई सैलरी नहीं ली। इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव आए, निराशा भी हुई। दिल्ली में एक पुलिस ऑफिसर के पास गया। उसने कहा कि वे हमारे संस्थान के लिए पुलिस ट्रेनिंग करवाएं, लेकिन उन्होंने मुझे दुत्कार दिया और कहा कि यह काम पुलिस का नहीं है। मैंने उनसे यह कहा कि आपको इसमें कोई खर्च नहीं करना है, बस आपको अपने ऑफिसर भेजने हैं। इससे मुझे काफ़ी निराशा हुई। कभी कभी तो ऐसा लगा कि मैं अब काम छोड़ दूंगा क्योंकि किसी जगह से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था और पुलिस वाले भी दुत्कार रहे थे। एक बार मैंने सरिया वाले ट्रकों के खिलाफ पीआईएल लगाई क्योंकि देश में हर साल करीब 9500 मौतें सरिया की वजह से होती है। हमारे पीआईएल के बाद इस पर पाबंदी लग गई, लेकिन इसको लेकर के ट्रक यूनियन वालों ने खूब हंगामा किया। उनका कहना था कि सरिया काट कर अगर ट्रक में रखेंगे तो कस्टमर से इतने पैसे नहीं मिलेंगे। खैर, इस लड़ाई में हमें कामयाबी मिली। अब ऐसे ट्रक कम ही दिखाई देते हैं जो सरिया लंबे निकाल करके चलते हैं। एक दफ़ा जब मैं मुंबई में एक परिवार से मिला जिसने अपनी 10 साल के लड़के को हादसे में खोया था, इसी तरीके से दिल्ली में एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर जो स्कूटर से घर जा रहे थे, उन्हें गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। उनका पाँव अलग हो गया, कोई मदद नहीं मिली और सड़क पर उन्होंने दम तोड़ दिया था। फिर दिल्ली में निर्भया का केस सामने आया। काफ़ी देर तक मदद न मिलने के कारण उसकी भी जान चली गई थी। ऐसी घटनाओं ने मुझे झकझोर दिया। जब कभी मैं काम छोड़ने का इरादा करता तब तब ऐसी घटनाएं मुझे याद दिलाती कि पीछे नहीं हटना है। हमने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। 4 साल बाद 30 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि देश भर में सभी अदालतें इस कानून का पालन करें कि जो भी इंसान आगे बढ़कर घायलों की मदद करता है उसे किसी प्रकार की पूछताछ, अस्पताल में रोके रखना
और कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यह हमारी सबसे पहले सबसे बड़ी कानूनी जीत थी। इसके बाद 2019 में इसको लेकर के सरकार को कानून भी बनाना पड़ा था। इसके बाद हमने ख़राब सड़कों पर फोकस किया। जहां हमें ख़राब सड़कें मिलती थी हम उसे एडॉप्ट करके कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जहां पुलिसिंग, हेल्थ केयर और ट्रामा सेंटर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसी तरीके से हमारे देश में ट्रक ड्राइवर्स 35% एक्सीडेंट के लिए जिम्मेवार हैं। उनकी सेफ्टी संबंधी विशेष ड्राइविंग की ट्रेनिंग जारी है। हम लोग रोड इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर पर काम कर रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस हो या ना हो। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मेरे घर का बच्चा गया ऐसा किसी भी घर का बच्चा नहीं जाना चाहिए। पीयूष तिवारी जो कि सेव लाइफ फाउंडेशन के फाउंडर हैं, वे देश भर में सड़क हादसों को रोकने को लेकर के काम कर रहे हैं और उनकी पहले और कई सालों के संघर्ष के बाद ही सरकार ने सड़क हादसों को लेकर के 2019 में कानून बनाया था। ये उनकी बड़ी जीत थी। इसलिए कहा जाता है कि इंसान अगर कुछ निर्णय करे, कुछ अगर डिसीजन ले ले और मन में लगन शक्ति, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सब कुछ संभव है। जय हिंद, जय भारत। इस तरीके की कई स्टोरी हैं जो कि मेरे आप रवि तिवारी ब्लॉग चैनल पे जा कर के देख सकते हैं और मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गुड बाय, टेक केयर।